बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का, चैप्टर नंबर 9 फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। कि फ़िज़िकल ऑप्टिक्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं और किस किस तरह से MCQ इसमें आते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टास्क है वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसको आज हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो बेटे बहुत ही ध्यान से लेक्चर को सुने, एक एक पॉइंट जो है इसको नोट डाउन करें और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आएँ वो लाजमी डिस्कस करें। अभी तक जो है ना वो आप सब बच्चों को यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से टीचर्स के कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कर दिए गए होंगे, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम में उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वो लाजमी क्वेश्चनिंग करें, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से हमें चीज़ें आ सकती हैं। बेटे फिज़िकल ऑप्टिक्स में स्टार्ट हम करते हैं बेटे लाइट से। आप सब बच्चों को पता है कि सबसे बड़ा जो लाइट का सोर्स है वो सन है, सबसे बड़ा सोर्स। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। आप लाइट की मदद से ही किसी चीज़ को देख सकते हैं, लाइट ही सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। लाइट के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट व्यूज़ थे, जो आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला व्यू जो है वो न्यूटन का था। न्यूटन के मुताबिक पार्टिकल्स और कॉर्पस्कल्स इमिटेड फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। न्यूटन ने कहा लाइट जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या कॉर्पस्कल्स हैं जो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इमिट होते हैं। ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट था कि लाइट छोटे छोटे ज़रात पर कॉन्सिस्ट करती है या कॉर्पस्कल्स हैं जो किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इमिट होंगे। उसके लिए न्यूटन जो है वो कॉर्पस्कल्स का वर्ड यूज़ कर रहा था, जिसको आप दानेदार नेचर कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। हाइजेंस का कॉन्सेप्ट ये था लाइट ट्रैवल प्लेस टू प्लेस बाय वेव मोशन। लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो वेव मोशन के ज़रिए जाती है, और जितनी वेव मोशन ज़्यादा होती जाती है लाइट की ट्रैवलिंग उतनी ज़्यादा होती है। मतलब लाइट विदाउट वेव मोशन मूव नहीं करती। ये हाइजेंस का कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत वैलिड है, आज भी इसको हम पढ़ते हैं। थर्ड जो है वो यंग्स है। थॉमस यंग्स पहला साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम आप ये कह लें कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कवर किया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि आप लाइट का इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम थॉमस यंग्स ने लाइट का इंटरफेरेंस करके दिखाया। सबसे मेन रोल है थॉमस यंग का लाइट के चैप्टर में। लास्ट में है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का क्या कॉन्सेप्ट था? आइंस्टाइन ने जितने कॉर्पस्कुलर नेचर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसके लिए वर्ड फोटोन का यूज़ किया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये फोटोन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। वैसे तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी फोटोन को ही डिस्कस करती है, लेकिन प्रॉपरली जो फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट के पार्टिकल्स फोटोन है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं और लाइट जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होती। आज तक जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लाइट का, वो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो आइंस्टाइन ने फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक सीक्वेंस बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ये टॉप टू बॉटम जो है वो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। और आप सब बच्चों को पता है कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। तो ये एक इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जो है ये वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और ज़ाहिर सी बात है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके रिवर्स होगी। तो ये था बेटे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिससे मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया। फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है आपके पास वेव फ्रंट। के वेव फ्रंट क्या होते हैं या वेव फ्रंट का क्या कॉन्सेप्ट है। वेव फ्रंट आप ये समझ लें सारे का सारा चैप्टर ही बेस करता है वेव फ्रंट के ऊपर। सारा चैप्टर लाइट वाले जितने भी चैप्टर हैं वो वेव फ्रंट के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे जब भी जाती है वो विद दी हेल्प ऑफ वेव फ्रंट जाती है। लाइट विदाउट वेव फ्रंट जो है वो मूव ही नहीं कर सकती। अब जैसे ये अगर लाइट जल रही है, ये लाइट मेरे तक जो पहुंच रही है डिफरेंट वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंच रही है, डिफरेंट टाइप्स के वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंच रही है। इसका मतलब आप ये कह लें कि वेव फ्रंट को हम ये सिंपली वेव फ्रंट के लिए हम ये कहते हैं कि वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिसके सेम फेज ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं। एक ऐसी सरफेस जिसकी सेम फेज ऑफ वाइब्रेशंस हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं वेव फ्रंट का। मतलब कोई भी ऐसी सरफेस जिसकी फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। जैसे आपके पास अगर ये एक सोर्स है, इससे बनने वाली जो फर्स्ट रे होगी ये फर्स्ट वेव फ्रंट होगा, इस तरह सेकंड वेव फ्रंट, इस तरह थर्ड वेव फ्रंट, इस तरह फोर्थ वेव फ्रंट, इस तरह फिफ्थ वेव फ्रंट।
लाइट हमेशा यहाँ पे अगर आपके पास सोर्स है तो जितनी भी लाइट ट्रैवल कर रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट ट्रैवल कर रही है, वो वेव फ्रंट के अलावा ट्रैवल नहीं करती। ये इसका फर्स्ट वेव फ्रंट, ये इसका सेकेंड वेव फ्रंट, ये इसका थर्ड वेव फ्रंट, ये इसका फोर्थ वेव फ्रंट। आप ये समझ लें कि लाइट ने विदाउट वेव फ्रंट ट्रैवल ही नहीं करना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लाइट विदाउट वेव फ्रंट जो है वो ट्रैवल करे। पहले हमेशा याद रखें दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ के इक्वल होता है। इसका मतलब जो अगले दो वेव फ्रंट हैं उनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल होगा, अगले जो दो वेव फ्रंट हैं उनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल होगा। मीन्स के वेव फ्रंट हमेशा दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होता है, लैम्डा के इक्वल होता है हमेशा जो डिस्टेंस है। उसके बाद वेव फ्रंट की कई तरह के एग्जाम्पल हैं, मतलब लाइट कभी भी ट्रैवल करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट मूव करेगी। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करता हूँ कि वेव फ्रंट कितनी तरह के होते हैं, तो 3 तरह के वेव फ्रंट हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, फर्स्ट वन जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। सेकंड जो आपके पास होता है उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं स्फीरिकल वेव फ्रंट, और थर्ड जो आपके पास है उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये 3 तरह के वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट नाम से क्लियर है, ये एक प्लेन में बनता है, बिल्कुल सीधा वेव फ्रंट होता है। स्फीरिकल जो है जाहिर सी बात है, अगर एक स्फीयर या सर्कुलर कोई आपके पास सोर्स है उससे बनने वाला जो वेव फ्रंट है वो स्फीरिकल होता है, और सिलेंड्रिकल भी उसकी शेप के रिस्पेक्टिवली जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। जैसे हमारी बुक में उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हम सन से आने वाली लाइट को डिस्कस करें, अगर हम ये कहते हैं कि जितनी भी लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है, देखिएगा ज़रा इस बात को समझिएगा कि सन से अर्थ तक जितनी भी लाइट पहुंचती है, बहुत से लोग ये समझते होंगे कि शायद सन स्फीरिकल है तो इससे जो लाइट पहुंचेगी वो भी वेव फ्रंट जो है वो स्फीरिकल बनाएगी। सन से अर्थ तक जो लाइट पहुंचती है, चूँकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा प्लेन वेव फ्रंट होता है। हमेशा याद रखें, मैं तो इसी तरह से समझाता हूँ कि जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए उस केस में जो वेव फ्रंट होगा वो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट होगा। उसके बाद जिस तरह बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसको आप बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस पॉइंट पर रखें, इससे बनने वाला भी जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। मतलब इस केस में भी जो वेव फ्रंट बनेगा इसको आप बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। तो कन्वेक्स लेंस से भी बनने वाला जो वेव फ्रंट है, जो उसके फोकस पॉइंट पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रख के बनाते हैं, वो आपके पास इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जो मैंने आप बच्चों से अभी तक डिस्कस किया कि वेव फ्रंट क्या होते हैं और सन से अर्थ तक जो लाइट पहुंचती है उसका वेव फ्रंट क्या है, या प्लेन वेव फ्रंट क्या होते हैं। उसके बाद अब हम प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला मेन टॉपिक है वो है जी हाइजेंस प्रिंसिपल, कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। हाइजेंस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। हाइजेंस पहला साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि आप वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हाइजेंस के मुताबिक आप शेप ऑफ वेव फ्रंट, जितने भी आपके पास वेव फ्रंट हैं उनकी शेप, उनकी लोकेशन, इसको इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हाइजेंस का कॉन्सेप्ट था। हाइजेंस उस टाइम भी आप देखें क्या कॉन्सेप्ट दे गया। हाइजेंस ये कह रहा है कि आप वेव फ्रंट को, तब लोगों को भी वेव फ्रंट का नहीं पता था, तो हाइजेंस ये कॉन्सेप्ट दे रहा है कि आप वेव फ्रंट की शेप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप वेव फ्रंट की लोकेशन भी निकाल सकते हैं। मतलब ये हाइजेंस का कॉन्सेप्ट है। किस तरह से कॉन्सेप्ट है, इसके 2 पॉइंट्स हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको एक वेव फ्रंट का पता है, सपोज ये आपके पास एक फर्स्ट वेव फ्रंट है, इसके ऊपर यहाँ पे कंपास रख के आप इस तरह से निशान लगाते जाएं, यहाँ पे कंपास रखे इस तरह से आप इसकी आउटलाइन ड्रॉ करें, इधर भी कंपास रख के आप इसको ड्रॉ करें, निशान लगाएं, तो इससे एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर एक कंपास रखें और आप इस तरह से आर्क लेंथ इसको ड्रॉ करें और आर्क लेंथ इसकी बनाएं, तो आप एक और जो है वो वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो हाइजेंस के मुताबिक अगर आपको एक वेव फ्रंट का पता है तो आप दूसरा वेव फ्रंट भी बना सकते हैं, तीसरा वेव फ्रंट भी बना सकते हैं, चौथा वेव फ्रंट भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था हाइजेंस का। सेकंड में आप ये कह लें कि जिस तरह हमने कहा कि 2 वेव फ्रंट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो एक लैम्डा के इक्वल होता है। कोई भी 2 कंसेक्टिव वेव फ्रंट हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल है।
हाइजेंस के मुताबिक अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो देखिए स्पीड का फार्मूला होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप इस फार्मूले के मुताबिक स्पीड भी इजीली निकाल सकते हैं। आप c इज इक्वल टू, आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, f लैम्डा की वैल्यू आपके पास, जैसे अगर दो वेव फ्रंट का डिस्टेंस है तो लैम्डा, अगर आपको कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 वेव फ्रंट का डिस्टेंस, अगर आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं तो ये आपके पास 2 लैम्डा हो जाएगा, इस तरह से 3 लैम्डा। तो आप लैम्डा की वैल्यूज़ चेंज कर करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है हाइजेंस के मुताबिक, आप मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को डिस्टेंस में यूज़ करता हूँ तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है s इज इक्वल टू वी टी, यानी कि वी डेल्टा टी। आप s की जगह पे लैम्डा लिखें क्योंकि डिस्टेंस आप लैम्डा के इक्वल ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा लेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, v की जगह c आ जाएगा और इधर डेल्टा टी आ जाएगा। इस तरह से आप वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कि आप अगर आपके पास ये पैरामीटर्स हैं तो आप वेवलेंथ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाइजेंस का कॉन्सेप्ट था। दोबारा सुन लें, हाइजेंस के मुताबिक आप वेव फ्रंट की लोकेशन भी निकाल सकते हैं, वेव फ्रंट की शेप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एक वेव फ्रंट का पता है तो आप दूसरे वेव फ्रंट को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। ये हाइजेंस का कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी तक आप बच्चों से डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ आप लोग मुझे खुद इसका आंसर बताएं कि 2 सोर्सेज सेट टू बी coherent if they have, 2 सोर्सेज, उनको आप कोहेरेंट कब कहेंगे? ये सिंपल सा एक एमसीक्यू है कि आपके पास 2 सोर्सेज है, आप उनको कोहेरेंट कब कहेंगे? आप कब ये कहेंगे कि सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट हैं? ऑप्शन इसके आपके पास इस तरह से, अल्फा ऑप्शन है सेम वेवलेंथ, बीटा ऑप्शन है आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी, चार्ली ऑप्शन आपके पास सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास सेम एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इस तरह के एमसीक्यू में आप किस तरह चेक करते हैं? देखें, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सेम वेवलेंथ भी होती है कोहेरेंट सोर्सेज की, सेम फ्रीक्वेंसी भी होती है, चार्ली ऑप्शन है सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ऑप्शन है सेम एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। इसमें सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। उसकी वजह क्या है? हमेशा जब आप एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो सबसे परफेक्ट ऑथेंटिक ऑप्शन होती है आपने हमेशा उसको टिक करना है, हमेशा उसको आपने सही कंसीडर करना है। इस केस में देखें, सबसे परफेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमेशा याद रखें, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तो सोर्सेज कोहेरेंट होंगे, अदरवाइज आप उसको कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कहते। कोहेरेंट सोर्सेज की मेन आइडेंटिफिकेशन यही है कि उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, मतलब उनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट आपके पास मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंडीशंस क्या हैं इंटरफेरेंस की? कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, अगर आपने कहीं पे भी इंटरफेरेंस करवाना है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं? इंटरफेरेंस किस तरह से हो सकता है, ये कब कब होता है? नंबर 1, जो आपके पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज शुड बी या सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये होता है सिंगल वेवलेंथ, कि जो भी आपने सोर्स यूज़ करना है उसकी सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन है कि सोर्स का मोनोक्रोमैटिक होना ज़रूरी है। नंबर 2, सोर्स शुड बी कोहेरेंट, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसका कोहेरेंट होना ज़रूरी है। कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और थर्ड आपके पास कि जो भी आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास इंटेंस होने चाहिए। ये 3 तरह की कंडीशन है इंटरफेरेंस की। जब भी इंटरफेरेंस आपने करवाना है, लाइट के इंटरफेरेंस के लिए जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट का मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और इंटेंस का मतलब ये होता है जैसे फोकस पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस होते हैं सोर्सेज। तो ये इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं कि इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंटरफेरेंस की टाइप्स कितनी तरह की है और उनकी क्या कंडीशंस हैं, ये इंटरफेरेंस किस किस तरह से होता है।
अब हम इसको इंटरफेरेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस की देखिए दो तरह के टाइप हैं। नंबर वन जिसको आप बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फर्स्ट वन जो है उसको आप बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो सेकंड आपके पास उसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी अब डिस्कस करते हैं। देखिए नाम से क्लियर है कंस्ट्रक्टिव, जैसे आप वेव में कंस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज़ करते थे, आप कहते थे कि अगर दो लाइट की वेव हैं और उनका क्रस से दो आपके पास वेव है, उनका क्रस से मिलता है, ट्रफ से मिलता है, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। अगर क्रस ट्रफ से मिलता है या ट्रफ क्रस से मिलता है तो इंटरफेरेंस आप कहते थे वो डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन इस केस में क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइट में भी ऐसा ही है कि जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है क्रस से मिलता है, ट्रफ से मिलता है, आप जिस तरह पहले पढ़ते रहे कंप्रेशन से मिलता है, जो रेयर फ्रैक्शन है वो रेयर फ्रैक्शन से मिलता है। इस केस में एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा मिनिमम होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो आप कंडीशन यूज़ करते हैं, इस केस में जो पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा एम लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो भी आपके पास पार्ट डिफरेंस है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए, मतलब कंप्लीट वेवलेंथ नहीं आनी चाहिए इसमें, ये कंडीशन है। यहाँ पे m जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को, जो स्पॉट मिलेंगे आपको उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा वेवलेंथ है, यहाँ पे भी m ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, पूरे चैप्टर में यही यूज़ होनी है। ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, पूरे चैप्टर में यही कंडीशन यूज़ होनी है। जब भी कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव होगा तो ये कंडीशन इंटरफेरेंस में। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आपके पास पार्ट डिफरेंस 0 होगा। अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा के इक्वल होगा। अगर m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू 2 लैम्डा आ जाएगी, अप टू सो ऑन, ये n लैम्डा तक वैल्यू जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास m की वैल्यू 0 है तो पार्ट डिफरेंस आपके पास जो है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। अगर m की वैल्यू आपके पास 1 है तो उस केस में ये आपके पास जब आप यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 वैल्यू होगी। इस तरह जब आप m की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5 लैम्डा बाई 2 आपके पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, अप टू सो ऑन। अब गौर करें इन दोनों केसेस में, इन दोनों में जो आपके पास वैल्यू इसकी जो सीरीज़ आपके पास बनेगी वो ये बनेगी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, अप टू n लैम्डा, ये आपके पास इसकी सीरीज़ बनेगी। अगर आप इसकी सीरीज़ बनाएंगे तो ये आपके पास इस तरह से सीरीज़ बन रही है, मतलब इसको भी आप 0 से स्टार्ट कर लें। ये आपके पास सीरीज़ बनेगी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, अप टू सो ऑन। एक चीज़ पे गौर करें, यहाँ पे वैल्यू आपके पास 0 नहीं आ रही, आप m की वैल्यू 0 भी रख रहे हैं तो लैम्डा बाई 2 वैल्यू आती है, ये सीरीज़ है इसकी। यहाँ पे जब आप वैल्यू 0 रखते हैं तो आपके पास वैल्यू m की अगर आप वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू भी 0 आएगी। ये सीरीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है और ये लैम्डा बाई 2 से, और इसमें कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है और इसमें कंप्लीट वेवलेंथ नहीं आ रही। इसमें हाफ वेवलेंथ है, फिर 3 लैम्डा बाई 2 है, फिर 5 लैम्डा बाई 2 है, अप टू 7 लैम्डा बाई 2, अप टू सो ऑन। ये सीरीज़ इस तरह से कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, जो मैं समझता हूँ इस पूरे चैप्टर का हार्ट है, इस पूरे चैप्टर की बेस है, वो टॉपिक दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है या उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से ये पूरा चैप्टर डिज़ाइन किया गया। अगर ये एक्सपेरिमेंट ना होता तो शायद ये पूरा चैप्टर ना होता। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स चूंकि पहला साइंटिस्ट था 1801 में, यंग्स ने लाइट के इंटरफेरेंस को परफॉर्म किया। इसे लाइट के इंटरफेरेंस को करके दिखाया कि लाइट का इंटरफेरेंस किस तरह से होता है 1801 में। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि लाइट का इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब किसी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया हुआ था इसे। यंग्स ने कहा 1801 में इसे लाइट का इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके दिखाया। इसने कहा कि एनर्जी
रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मीन्स की एनर्जी अपने आप को अरेंज करती है, जिसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनर्जी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, एनर्जी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट। तो 1801 में यंग्स ने लाइट के इंटरफेरेंस को परफॉर्म करके दिखाया, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ से ये मेन टॉपिक्स हैं जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यंग्स ने किया क्या? यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखें, पहले आपके पास यहाँ पे सिंगल स्लिट, आगे जो है वो डबल स्लिट इस तरह से यूज़ की। यहाँ पे आपको एक सोर्स यूज़ कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है सोर्स का मोनोक्रोमेटिक होना भी ज़रूरी है, कोहेरेंट होना भी ज़रूरी है और इंटेंस होना भी ज़रूरी है। ये तीनों फीचर्स होंगे तो सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। इससे यहाँ पे कोई एक सोर्स यूज़ किया, कोई भी एक लाइट यूज़ कर ली, कोई भी एक हम लाइट यूज़ कर रहे हैं जिससे ये इस तरह से लाइट की वेव्स जो है वो आगे जा रही हैं। चूँकि ये आपके पास सिंगल स्लिट है, पहले आगे सिंगल स्लिट है, फिर आगे डबल स्लिट इधर लगी हुई है। जब यहाँ से लाइट की रेज इस स्लिट में से निकली, इसको मैं S0 कह लेता हूँ, निकलने के बाद लाइट की रेज थोड़ी सी बेंट हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लाइट की रेज के रास्ते में कोई रुकावट रखेंगे तो जो लाइट की वेव्स निकल रही हैं वो थोड़ी सी बेंट हो जाएंगी, मीन्स के मुड़ जाएंगी। आगे डबल स्लिट है, कुछ पोर्शन जो है वो ऊपर से गुजरेगा क्योंकि ये वेव आगे आ रही हैं, कुछ पोर्शन ऊपर से पास होगा और कुछ पोर्शन जो है वो नीचे वाले हिस्से से पास होगा। इस तरह इनके मिलने की वजह से लाइट का इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है, देखो ना, बड़ी सिंपल बात है कि जब यहाँ से सोर्स से लाइट निकल रही है तो ये वाली लाइट मुड़ गई, बेंट हो गई, यहाँ पे डिफ्रेक्शन हो गई, और आगे आप डबल स्लिट लगा रहे हैं, एक पार्ट ऊपर से आएगा, एक पार्ट नीचे से आएगा, ये मिलके इंटरफेरेंस करेंगे। क्योंकि लाइट के इंटरफेरेंस के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, क्रस्ट का क्रस्ट से मिलना, ट्रफ का ट्रफ से मिलना, मीन्स के दो पार्ट मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। और इस केस में जो स्क्रीन पे आपको उसका इमेज मिला वो इस तरह से था, मतलब जो आपको इमेज ऑब्टेन होता है इस केस में वो इस तरह से है, जैसे यहाँ पे, फिर आगे इतना गैप, फिर यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट बैंड्स। मैं ये बैंड्स का आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी जगह पे लाइट बैंड बने, किसी जगह पे डार्क बैंड बने। अब यंग्स बड़ा कंफ्यूज था यहाँ से, मतलब अगर आप खुद सोचें कि पहली स्लिट में से लाइट की रे गुजरने के बाद थोड़ी डिफेक्ट हो गई, उसके बाद एक हिस्सा ऊपर से गुजरा, एक हिस्सा नीचे से गुजरा, इंटरफेरेंस हो गया और स्क्रीन के ऊपर इस तरह की आपको डायग्राम मिली, डिफरेंट आपको जो है वो स्पॉट्स नजर आए, कुछ हिस्सा डार्क था, कुछ हिस्सा जो है वो उसका ब्राइट था। तो इसका मतलब ये स्पॉट मिलने का मतलब ये है कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, एनर्जी ने खुद को अरेंज किया। एनर्जी जब खुद को अरेंज करती है तो इस तरह के आपको स्पॉट्स मिलते हैं। मतलब आप तीन तरह के वर्ड यूज़ होते हैं यहाँ पे स्पॉट के लिए। यहाँ पे आप स्पॉट का वर्ड यूज़ कर लें, बैंड का वर्ड यूज़ कर लें, आप फ्रिंज का वर्ड यूज़ कर लें, इन सब का मतलब सेम है। ये तीन तरह के आपको जो है वो स्पॉट, बैंड, फ्रिंज, ये प्रोड्यूस हुए। रियल वर्ड जो है वो बैंड है, क्योंकि बैंड का वर्ड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जितना ब्राइट बैंड है उतना ही डार्क ब्रांड है। रियल वर्ड ब्रांड है, बुक में उसने स्पॉट और फ्रिंज दोनों का वर्ड यूज़ किया। तो ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट था कि उसने डबल स्लिट को यूज़ करते हुए लाइट का इंटरफेरेंस करवा दिया। अब जो स्पॉट, पहले इसमें जो टर्म है वो हम कहते हैं कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यंग्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या रखी या किस तरह से उसकी इक्वेशन बनाई, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कभी भी आप यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे या आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे होंगे तो पार्ट डिफरेंस जो है वो हमेशा कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। यंग्स ने जो पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट किया वो डी साइन थीटा के इक्वल था, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें। ये यंग्स ने फाइंड आउट किया। डी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और ये साइन थीटा उसका एंगल जो आप ले रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है। देखिएगा ज़रा आप लोग, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसके लिए आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। अगेन सुन लें, यहाँ पे जो डी है वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है। जो भी स्लिट्स का डिस्टेंस है उसको आप डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। इसी तरह से
जो m है आपके पास ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कह लें या ऑर्डर की वैल्यू m। अगर मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या इक्वेशन फाइंड आउट की यंग्स ने, जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्टिव की निकाली डिस्ट्रक्टिव की वैसे ही है, बस इसमें इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स की हाफ वेवलेंथ आनी। इसकी इक्वेशन उसने कैसे फाइंड आउट की, ये आपके पास होती है इक्वेशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। इसी तरह से पोजीशन ऑफ फ्रिंज जो नेक्स्ट है हमारे पास इसी में कि यंग्स ने पोजीशन ऑफ फ्रिंज को किस तरह से फाइंड आउट किया या पोजीशन ऑफ फ्रिंज क्या होती है। पोजीशन ऑफ फ्रिंज को अगर हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन का मतलब होता है कि जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर स्पॉट आ रहा है वो किस जगह पे है, फर्स्ट पॉइंट पे है, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे है, मीन्स कि वो सेंटर से कितना ऊपर है, ये उसकी पोजीशन होती है। पोजीशंस को y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास m लैम्डा l ओवर d, ये पोजीशन निकालने का फार्मूला है। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कह लें, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला है, ब्राइट का वर्ड यूज कर ले, कंस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज कर ले, एक ही बात है। इस फार्मूले के अंदर y जो है यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ स्पॉट कह लें, पोजीशन ऑफ फ्रिंज कह लें। इसी तरह से l जो है ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, जो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस है उसको आप l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लैम्डा वेवलेंथ और d जो है ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस है जिसको आप d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं डार्क स्पॉट की पोजीशन का फार्मूला लिखूं तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ डार्क स्पॉट, कि डार्क स्पॉट की फ्रिंज आप किस तरह से निकालेंगे। डार्क स्पॉट के लिए जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू इस तरह से आएगी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, जो कि इसकी कंडीशन थी। इसको अगर आपने इस फॉर्म में पोजीशन की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा l ओवर d। ये डार्क स्पॉट की पोजीशन का फार्मूला है। जो ये वाला फार्मूला है ये उसकी कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ये इसकी पोजीशन का फार्मूला है कि आपने पोजीशन किस तरह से निकालनी है, उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिंज विड्थ, कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है या फ्रिंज विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सबसे मेन है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ आप ये समझ लें कि आपके पास जो भी बैंड बन रहा है, जो भी आपके पास बैंड है उसमें आप डार्क और ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस, जैसे सपोज कर लें ये आपके पास एक ब्राइट स्पॉट है, मैं वैसे एक बैंड बना रहा हूँ और यहाँ पे भी एक ब्राइट स्पॉट है। इस ब्राइट स्पॉट के सेंटर से लेके इस ब्राइट स्पॉट के सेंटर तक, ये मैंने बैंड सिर्फ आपके लिए बनाया ताकि आपको क्लियर डायग्राम नजर आए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है इसको आप बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ब्राइट स्पॉट के सेंटर से ब्राइट स्पॉट के सेंटर तक, डार्क स्पॉट के सेंटर से डार्क स्पॉट के सेंटर तक जो भी फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये ज़रूरी नहीं है ये ब्राइट टू ब्राइट आप लें, ब्राइट से ब्राइट का डिस्टेंस कह लें आप, या आप डार्क से डार्क का डिस्टेंस कह लें, डार्क स्पॉट टू डार्क स्पॉट डिस्टेंस। ब्राइट से ब्राइट या डार्क से डार्क का जो डिस्टेंस होता है इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं फ्रिंज विड्थ। ये भी फ्रिंज विड्थ है, ये भी फ्रिंज विड्थ है। मतलब अगर एक डार्क स्पॉट यहाँ पे है, सपोज करें एक डार्क स्पॉट यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो डिस्टेंस होगा ये भी फ्रिंज विड्थ होगा। फ्रिंज विड्थ को आप डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है आपके पास लैम्डा l ओवर d। ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है, जनरल फार्मूला। इसमें डेल्टा वाई फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा वेवलेंथ है और l जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन और d जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स। यहाँ पे l जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को, और d जो है ये स्लिट सेपरेशन कह लें, ये स्लिट डिस्टेंस कह लें, स्लिट डिस्टेंस, और लैम्डा यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ब्राइट और डार्क दोनों के लिए फार्मूला सेम है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे एक MCQ से ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आपसे ये पूछा जाए कि रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ मीन्स के डेल्टा वाई यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है, इस ये फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा वाई,
फ्रिंज विड्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क स्पॉट टू रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट स्पॉट क्या होगी, ऑप्शन आपके पास 1:2, बीटा ऑप्शन आपके पास 2:1, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1:1, डेल्टा ऑप्शन आपके पास 3:1। तो ब्राइट्स डार्क टू ब्राइट या ब्राइट टू डार्क की जो रेशियो है बेटे वो हमेशा 1:1 होगी। हमेशा याद रखें कि फ्रिंज विड्थ जो ब्राइट के लिए होती है वही डार्क के लिए होती है, जो ब्राइट के लिए फार्मूला है फ्रिंज विड्थ का वही डार्क के लिए फार्मूला है। इन दोनों के फार्मूलाज में किसी भी तरह की तब्दीली या कोई भी चेंज नहीं है। जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला ब्राइट का होता है वही फ्रिंज विड्थ का फार्मूला डार्क का होता है। जब सेम फार्मूलाज हैं आप रेशो लेंगे तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1:1। तो इन दोनों केसेस में आंसर आपके पास 1:1 है। फ्रिंज विड्थ ब्राइट और डार्क दोनों की सेम होती है, कोई इनमें फ़र्क नहीं होता। अब मैं यहाँ पे इसकी और कई तरह के MCQs डिस्कस करता हूँ फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड या पोजीशन से रिलेटेड। मैं अगर ये कहता हूँ कि आप ये बताएं, सिंपल सा एक MCQ कि फ्रिंज विड्थ डेल्टा वाई इज मैक्सिमम फॉर, फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम किसके लिए होती है? ऑप्शन आपके पास रेड कलर, बीटा ऑप्शन आपके पास ब्लू कलर, चार्ली ऑप्शन आपके पास ग्रीन कलर, डेल्टा ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ दिस। अब ये बड़ा सिंपल सा MCQ है। इस तरह के MCQs को आपने कैसे सॉल्व करना है, देखें फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर डी। ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो डेल्टा वाई है वो लैम्डा की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी फ्रिंज विड्थ उतनी कम होगी। इन सब में जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो चूंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो रेड कलर की फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो तीनों तरह की वेरिएशंस फ्रिंज विड्थ की आप देखें, आपको तीनों तरह की इसकी वेरिएशंस का पता होना चाहिए कि जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आपके पास वो लैम्डा L ओवर डी है। इस फार्मूला के मुताबिक फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं रेशो लूँगा तो इस तरह से आएगी डेल्टा y1 ओवर डेल्टा y2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। ये फ्रिंज विड्थ की रेशो आ गई। इसी तरह से अगर आप L के साथ इसका रिलेशन लेंगे तो बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखें तो डेल्टा y1 ओवर डेल्टा y2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। इसी तरह अगर आप D के साथ इसकी रेशो या रिलेशन बनाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जिसको आप बोल रहे हैं D, अगर आप D के साथ रिलेशन बनाते हैं तो डेल्टा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। जब आप इसकी रेशो लेंगे तो इस तरह से आएगा आपके पास डेल्टा y1 ओवर डेल्टा y2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1। ये आपके पास वैल्यूज होंगी। मैं यहाँ पे एक और MCQ डिस्कस करता हूँ कि इफ फिफ्थ मैक्सिमा occurs is at 12 millimeter from screen, then its fringe width is। ये बड़ा अच्छा MCQ और पास पेपर्स में से है कि फिफ्थ मैक्सिमा occurs at 12 millimeter from screen, then fringe width is। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, अल्फा ऑप्शन आपके पास 2.4, बीटा ऑप्शन आपके पास 3.4, चार्ली ऑप्शन आपके पास 4.4, डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से करते हैं? डाटा क्या गिवन है, फिफ्थ मैक्सिमा मीन्स कि एम की वो आपको वैल्यू दे रहा है। देखें सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये आपके पास एम की वैल्यू जो है वो 5 है और वो कह रहा है अकर एट 12 मिलीमीटर फ्रॉम स्क्रीन, मीन्स की पोजीशन बता रहा है। वाई की वैल्यू आपके पास 12 मिलीमीटर है, 12 × 10⁻³ आपने फ्रिंज विड्थ बतानी है, डेल्टा वाई की वैल्यू बतानी है। मैं इसको यहाँ पे करके सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप सब बच्चों को क्लियरली ये नज़र आ जाए इस जगह पे बोर्ड के ऊपर। देखो आपको पोजीशन भी दी हुई है, आपको ऑर्डर भी दिया हुआ है और वो कह रहा है फ्रिंज विड्थ निकालें। फ्रिंज विड्थ किस तरह से, देखो ये फार्मूला पोजीशन का y इज इक्वल टू m लैम्डा L ओवर d, ये पोजीशन का फार्मूला। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लूँ, फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर d। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लूँ, देखो इक्वेशन 1 में m आ रहा है, इक्वेशन 2 में m नहीं आ रहा, बस यही फर्क है इन दोनों में। अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दे तो इक्वेशन 1 में, देन मेरे पास क्या वैल्यू होगी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू m लैम्डा L ओवर d की जगह पे आ जाएगा डेल्टा y। यहाँ पे लैम्डा L ओवर d की जगह मैंने डेल्टा y लिख दिया।
अगर मैं डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ से मतलब इसमें आपने डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी, वैल्यूज देखिए सारी गिवन है। वाई की वैल्यू आपके पास है 12 मिलीमीटर, मीन्स के 12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एम की वैल्यू आपको 5 गिवन है और डेल्टा वाई आपने फाइंड आउट करना है मिलीमीटर में। चूँकि उसको भी मिलीमीटर में निकालना है तो इसको रहने दें, सेम रेशो आएगी। यहाँ से अगर आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व कर लें, ये 2.4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस एमसीक्यू को करवाने का मकसद ये है कि अगर आपको पोजीशन का पता है तो आप फ्रिंज विड्थ भी, मतलब पोजीशन और फ्रिंज विड्थ के दरमियान में भी एक रिलेशन है जो कि मैंने ये ड्रॉ किया, ये मैंने बनाया, ये मैंने ड्राइव किया रिलेशन कि फ्रिंज विड्थ और पोजीशन के दरमियान भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। अगर कभी ऐसा एमसीक्यू आए तो आप इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, अगर हम कहते हैं कि यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को आप वाटर में करें, मतलब मैं सिंपली ये कहता हूँ एक एमसीक्यू में कि इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर then fringe width becomes अल्फा ऑप्शन आपके पास इंक्रीज, बीटा ऑप्शन आपके पास डिक्रीज, चार्ली ऑप्शन आपके पास फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और डेल्टा ऑप्शन आपके पास ऑल। अब इस तरह के हमसे क्वेश्चन क्या है, वो कहता है अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आप वाटर में करते हैं तब क्या होगा। अगर हम यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को वाटर में करते हैं तो देखो दो तरीके सॉल्व करने के, सिंपल फार्मूला याद रखो कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, तो फार्मूला है लेकिन एन आएगा साथ। अगर आप कभी इसको वाटर में इमर्स करेंगे तो साथ में एन आएगा। एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आप खुद देखो कि जब ये फार्मूला आपने याद कर लेना एज इट इज़ कि जब भी वाटर की बात करेंगे तो ये फार्मूला होगा। अगर मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर एन। ये फार्मूला हमेशा तब यूज़ होता है जब आप वाटर में इमर्स करते हैं यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि डेल्टा वाई डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे ही आप यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट को वाटर में अगर करते हैं तो वाटर में करने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यही एक बात है, अगर यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट हम वाटर में करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने की वजह से फ्रिंज विड्थ जो है डिक्रीज हो जाएगी। इसका जो राइट ऑप्शन है डिक्रीजेस। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैंने आप बच्चों से डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में क्या होता है। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में उस बुक में आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मीडियम हो, आपके पास जैसे आप यहाँ पे कहते हैं एयर है, फिर वाटर है, फिर हनी है, उससे आपको डिफरेंट टाइप्स के मीडियम शो किए और यहाँ पे कोई एक लाइट की रे आती है। शो उसने इस तरह से किया कि एक हिस्सा उसको ऊपर से लग के चला गया, एक हिस्सा मजीद नीचे आएगा और फिर लाइट की रे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। मतलब लाइट की एक ही रे के टाइम पे दो काम करती है, एक पार्ट उसको ऊपर लग के रिफ्लेक्ट हो गया और एक पार्ट फर्दर रिफ्लेक्ट हुआ और उसके बाद जाके रिफ्लेक्ट हुआ। मीन्स क्या, एक यहाँ से ही वापस चला गया और एक फर्दर नीचे आके वापस गया पार्ट। रैंडमली बात कर लें, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, इसको आप डी बना लें, इसको आप ई बना लें, इसको आप एफ बना लें, डिफरेंट पॉइंट्स बना लें। ये जो पाथ डिफरेंस है, देखो एक रे यहाँ से यहाँ तक चली गई, दूसरी रे फर्दर नीचे तक आई, ये वाला हिस्सा इसका पार्ट डिफरेंस देखो, इतना हिस्सा इसका एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, क्योंकि ये दोनों रेज यहाँ पे इक्वल हो जाती हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आप बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। तो वो आपको इस टॉपिक में यही बताना चाहता है कि जब डिफरेंट मीडियम होती है, लाइट की रे एक रे ऊपर से चली जाती है और एक रे फर्दर नीचे आती है और नीचे आके फिर रिफ्लेक्ट होती है। इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे मेन चीज़ है डिपेंडेंस ऑफ पार्ट डिफरेंस। इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन जिसको आप कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देंगे जो पार्ट डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है। सेकंड जो है वो आप कहते हैं थिकनेस एंड नेचर ऑफ फिल्म,
पाथ डिफरेंस दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो पाथ डिफरेंस, ये वाला हिस्सा पाथ डिफरेंस का मतलब एक्स्ट्रा पार्ट, देखो ऊपर वाली रे यहाँ से गई, नीचे वाली यहाँ से गई, यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल थी, ये जो इतना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये पार्ट डिफरेंस। तो एक्स्ट्रा पार्ट कह लें, ये जो पार्ट डिफरेंस है आपके पास, ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, थिकनेस एंड नेचर ऑफ फिल्म के ऊपर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में क्या मेन चीज़ें हैं, या न्यूटन्स रिंग में आपने क्या चीज़ें याद रखनी है वो सुन लें आप। नेक्स्ट है जी न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में उसने आपको ये बताया कि न्यूटन्स रिंग में आप एक स्पेशल लेंस यूज़ करते हैं जिसको आप प्लानो कन्वेक्स लेंस कहते हैं, प्लानो कन्वेक्स लेंस। उसके अलावा न्यूटन्स रिंग के अंदर जो प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है, इसकी लॉन्ग फोकल लेंथ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी लॉन्ग फोकल लेंथ है प्लानो कन्वेक्स लेंस की। और तीसरी सबसे मेन चीज़ ये कि इसका जो सेंटर है, न्यूटन रिंग का हमेशा जो सेंटर है बच्चों वो डार्क होगा। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सेंटर हमेशा ब्राइट, लेकिन न्यूटन्स रिंग का जो सेंटर है वो हमेशा डार्क होता है। पूरे के पूरे चैप्टर में न्यूटन्स रिंग का जो सेंटर है वो डार्क है। लेकिन बुक का ही एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट यूज़ करें, अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट यूज़ करें तो इसका जो सेंटर है वो डार्क की बजाय ब्राइट हो जाएगा। मीन्स कि उसमें फेस डिफरेंस जो है वो 180 का आ जाएगा, ब्राइट हो जाएगा इसका जो सेंटर है। ये चीज़ें सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए कि सेंटर इसका डार्क होता है, ट्रांसमिटेड लाइट से इसका सेंटर जो है वो ब्राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर, कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है या उसका क्या कॉन्सेप्ट है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये एक एक्सपेरिमेंट है। माइकलसन ने फर्स्ट टाइम जो है ना वो लाइट के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना सिखाया कि आप लाइट का डिस्टेंस किस तरह निकाल सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं दो लाइट की रेस के दरमियान डिस्टेंस। यहाँ पे इसके डायग्राम को डिस्कस, तो ज़ाहिर एंटीटेस पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इसने डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। पहले से लाइट को स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में। इस एक्सपेरिमेंट में लाइट को पहले 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया, देन रिकम्बाइन किया गया इन दोनों पार्ट्स को। ये दोनों पार्ट्स जो है वो रिकम्बाइन हुए और उसकी वजह से इंटरफेरेंस हुआ, जो हमने इजीली उसको डिटेक्ट किया कि जब ये दोनों पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो इंटरफेरेंस होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो इसका फार्मूला है वो ये है, L = m λ/2। ये सबसे मेन चीज़ है इसका फार्मूला। यहाँ पे L जो है ये डिस्टेंस है, जो मूवेबल मिरर इसमें लगा हुआ है इसकी डायग्राम में, L जो है उसका डिस्टेंस है। अब ये मूवेबल मिरर का डिस्टेंस आप यहाँ पे इसको लिख लें कि मिरर डिस्टेंस है जो मूवेबल मिरर होता है, मूवेबल मिरर डिस्टेंस। आप इसके डिफरेंट एमसीक्यूज बनाएं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली कहता हूँ m आपको पता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है और लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मूवेबल जो मिरर है उसके डिस्टेंस को मैं चेंज करता हूँ, मतलब अगर आपको एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाए कि मूवेबल जो मिरर है उसका डिस्टेंस आपने 4 लैम्डा कर दिया, देन m की वैल्यू क्या होगी। देखो आपने इसको बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर लो। फार्मूला आपने यही यूज़ करना है। फार्मूला आपके पास L = m λ/2। L की जगह 4 लैम्डा लिखो, m एज इट इज़, या अगर वो m की वैल्यू आपको दे देता है कि m की वैल्यू आपके पास फर्स्ट है, जैसे मैं इस MCQ को फर्दर चेंज करता हूँ कि m की वैल्यू आपके पास 1 है जी, लैम्डा निकालें। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास 1 है, आप यहाँ पे 1 यूज़ करें, लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा /2। ये लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा। या यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसको आप फर्दर चेंज कर लें कि L की वैल्यू आपके पास 4 लैम्डा है और m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। MCQ इसी तरह से रहने दें, यही MCQ है कि L की वैल्यू आपके पास 4 लैम्डा और m की वैल्यू आपने निकालनी है। L की जगह मैंने 4 लैम्डा लगा दिया, m की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, इसको मैं y कह देता हूँ। ये लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको इस फार्मूला के ऊपर, ये जो फार्मूला है इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आपको ये पता हो कि अगर लैम्डा नहीं गिवन, बाकी सारे फैक्टर्स गिवन है, तो आपने वो कैसे निकालना है। जैसे अगर L की वैल्यू गिवन है, आप m की वैल्यू गिवन है और आप लैम्डा निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा और m की वैल्यू गिवन है, आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो इसी तरह से मैंने कहा कि अगर आपके पास एल की वैल्यू जो मूवेबल मिरर था आपने उसको 4 लैम्डा तक मूव करवा दिया, तो जो एम है जिसको आप ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कहते हैं उसकी वैल्यू निकालें, वो हमने इजीली निकाली, उसकी वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह से रिलेटेड इसमें कभी भी एमसीक्यू आएगा इसके फार्मूला से रिलेटेड ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स। जितनी भी लाइट मुड़ती है किनारों से, लाइट का बेंड हो जाना हमेशा डिफ्रैक्शन कहलाता है। लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे डिफ्रैक्शन ज़्यादा हुई है, अगर लाइट की बेंडिंग कम हुई है तो आप कहेंगे कि डिफ्रैक्शन कम हुई है। डिफ्रैक्शन कोई भी लाइट मतलब जो किनारों से मुड़ेगी वो डिफ्रैक्शन शो करेगी। डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि साइज ऑफ स्लिट शुड बी स्मॉल और कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सबसे मेन कंडीशन है कि जो भी आप स्लिट यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ कम होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज़ से या उससे कंपेरेबल हो। अगर स्लिट का साइज़ आप बड़ा रखेंगे तो उससे आप डिफ्रैक्शन को सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, डिफ्रैक्शन नहीं होगी। मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन में, विच इज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देखिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप सिंपली ये कह लें कि अगर आपके पास एक सिंगल प्लेट है, आप इसको इसी तरह से कहते हैं, बुक में यही कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे एक वन प्लेट यूज़ करें और उसके ऊपर आप स्मॉल नंबर ऑफ स्लिट्स लगा दें, स्मॉल स्लिट्स हों और नंबर ऑफ स्लिट्स जो हैं वो आप एक प्लेट के ऊपर लगा दें। ग्लास प्लेट आप लिख लें, सिंगल ग्लास प्लेट। मैं तो ये क्लास में भी एक्सपेरिमेंट करवाता होता हूँ, बल्कि इसका प्रैक्टिकल करवाता होता हूँ लेक्चर के दौरान, कि एक ग्लास प्लेट लेके उसके ऊपर डिफरेंट स्लिट्स लगाई हुई हैं। डिफरेंट आपके पास एक ग्लास प्लेट है, उस पर नंबर ऑफ स्लिट्स आपने लगाई। अब आप एक सोर्स यूज़ करेंगे और सोर्स में से लाइट पास करवाएंगे। मतलब मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, लेज़र लाइट जब यूज़ करता हूँ तो उसमें से जब मैं सोर्स को यूज़ करते हुए स्लिट में से लाइट को पास करता हूँ, मतलब समझें कि ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर स्लिट्स हैं, नंबर ऑफ स्लिट्स, मैंने एक लाइट को यूज़ किया और इसमें से पास करवाया, उसका इमेज ऐसे दीवार पे बनेगा। जब उसका इमेज दीवार पे बनता है तो वो लाइट जो है वो मुड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी सी बेंट हुई होती है, तो बच्चे जो है ना उससे बड़े खुश होते हैं। एक्चुअली यही तो डिफ्रैक्शन है कि लाइट का मुड़ जाना ही तो डिफ्रैक्शन को शो कर रहा होता। तो डिफ्रैक्शन यहाँ पे भी आपने यही करना है कि एक ग्लास प्लेट लेके उसके ऊपर नंबर ऑफ स्लिट्स हमने लगा ली, जैसे बुक की डायग्राम है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ स्लिट्स लगी हुई है और उसमें से हमने फिर लाइट को पास किया। देखिए जब डिफरेंट लाइट्स जो ग्लास प्लेट्स के ऊपर से जब लाइट पास करती हैं तो सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो मुड़ती हैं, डिफ्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब एक ग्लास प्लेट लें, उसके ऊपर नंबर ऑफ स्लिट्स आप लगा दें और बाद में कोई भी एक सोर्स आप जो लेज़र का यूज़ कर रहे हैं, लेज़र लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसमें से आप सोर्स को यूज़ करते हुए लाइट को पास करें तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन होगी। डिफ्रैक्शन के केस में हमेशा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए जब भी आप डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ये कंडीशन डिफ्रैक्शन में बेशक आप ब्राइट डार्क की बात कर लें, वैसे इंटरफेरेंस में तो ये था ना लहदा फार्मूला से, डार्क का लहदा फार्मूला था, ब्राइट का लहदा फार्मूला था, लेकिन डिफ्रैक्शन में फार्मूला हमेशा सेम होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब यहाँ पे आप इसकी वेरिएशन चेक कर लो कि मैं कहता हूँ डी और साइन थीटा देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि डी और साइन थीटा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। मैं अगर रेशो बनाऊंगा तो इस तरह से आएगी d1/d2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1, ये रेशो आएगी। इसी तरह से कह लो कि एम और लैम्डा भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एम और लैम्डा का रिलेशन बनाऊंगा तो एम और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेशो आप बनाओगे तो इस तरह से आएगी m1/m2 इज इक्वल टू लैम्डा 2/λ1, ये आपके पास रेशो आएगा। इसका मतलब डी साइन थीटा ओवरऑल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स डी की वैल्यू, जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है वो 4 लैम्डा है, सपोज आपके पास डी की वैल्यू जो है वो 4 लैम्डा है यहाँ से, और जो आपके पास जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू 1 है। आप एंगल थीटा की वैल्यू निकालें। ऐसे क्वेश्चन भी कई दफ़ा आते हैं, वो ट्रिकी टाइप की उसने स्टेटमेंट लिखी होती है। कॉन्सेप्ट इसी तरह का होता है कि डी की वैल्यू आपके पास 4 लैम्डा, मतलब वो ये कहेगा कि जो स्लिट सेपरेशन है वो 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है। अगर मैं इसमें डाटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये आएगा मेरे पास 4 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी मेरे पास m की जगह पे 1 आ जाएगा और लैम्डा एज इट इज़। देखो अब सॉल्व करोगे लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और मैंने यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता तो वो मेरे पास आएगी 1/4। मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो होगी साइन इनवर्स 1/4। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। उसके अलावा मैं इसको अगर फर्दर और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखूँ, देखें जो हम स्लिट यूज़ करते हैं उसके ऊपर
छोटी छोटी लाइंस लगी होती है, मतलब इसी फार्मूला को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, ये जो फार्मूला है ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। डी जो है ये 1/n के इक्वल होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, जैसे बुक में लिखा है 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती है, तो d 1/n के इक्वल होता है। n का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ जाता है 1/n साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। कोई भी किसी भी तरह का आपको डिफ्रैक्शन का फार्मूला आ जाए, डिफ्रैक्शन का एमसीक्यू किसी भी लेवल का एमसीक्यू हो, आपने हमेशा ये फार्मूला लगाना और आंसर निकालना है। डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना इसी वजह से सबसे आसान है, उसकी वजह यह है कि इसका फार्मूला ही एक है, इस फार्मूले से आपने बाहर नहीं जाना। अगर उसने आपको डी की वैल्यू दी है तो ठीक है, एज इट इज़ यही फार्मूला यूज़ कर लें। अगर आपके पास डी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप ये वाला फार्मूला इस तरह से यूज़ करें, लेकिन इसमें मेन प्रॉपर्टी ये है कि डिफ्रैक्शन का एक ही फार्मूला है, एक से ज़्यादा फार्मूलाज आप यूज़ नहीं करते। तो ये डिफ्रैक्शन है, इसका ग्राफ लाजमी देख लीजिएगा कि एजिस के ऊपर जैसे ही आप ओरिजिन से पीछे आते हैं तो ग्राफ का बिहेवियर क्या और एजिस के ऊपर ग्राफ का बिहेवियर क्या है, वो लाजमी उसको एक दफ़ा देखिएगा। ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इस फार्मूला को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें, ये इसका की पॉइंट है। ये फार्मूला ये आपको आता है, आप हर तरह के एमसीक्यूज कर सकते हैं, हर तरह के एमसीक्यू यहाँ पे हो जाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है या पोलराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। पोलराइजेशन बड़ा मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड कई तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में आते हैं और आते भी रहे हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट की जो वेव्स हैं उनको एक प्लेन में कन्फाइंड करना। देखें जैसे मैं ये एक ऑर्डिनरी लाइट देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके कितने प्लेन है, ये स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है लाइट। अगर मैं लाइट को एक स्पेसिफिक प्लेन में ले आता हूँ उसका मतलब होता है मैंने लाइट को पोलराइज कर दिया, पोलराइजेशन कर ली। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि लाइट वेव्स को कन्फाइंड करना, लेके आना एक सिंगल प्लेन में। अगर वन प्लेन के अंदर लाइट की रेज आएंगी तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट। वन प्लेन कह लें, पोलराइज लाइट कह लें, एक ही बात है। अगर एक से ज़्यादा प्लेन है तो लाइट की रे पोलराइज नहीं होगी, वो अनपोलराइज होगी। अगर मैं सिंपली कहता हूं कि मोर देन 2 प्लेन्स, अगर लाइट की वेव्स के मोर देन 2 प्लेन्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अनपोलराइज लाइट होगी। हमेशा आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो पोलराइजेशन करती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी वो पोलराइजेशन का प्रोसेस करेंगी और इसके अलावा कोई भी वेव पोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं करती, ट्रांसवर्स वेव ही करती हैं। अब पोलराइजेशन होती किस तरह से है देखिएगा ज़रा। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करूँ कि आप कई तरह के इसके मेथड यूज़ करते हैं पोलराइजेशन के लिए। जो आपके पास मेथड हैं पोलराइजेशन करवाने के, नंबर 1 आपके पास सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मेथड। नंबर 2 पे आपके पास है रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी है। कई तरह के इसके जो है ना वो मेथड लिखे हुए हैं कि आप किस तरह से पोलराइजेशन करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली पोलराइजेशन किस तरह से हो रही होती है। मैं अगर यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाऊँ तो देखिएगा ज़रा कि ये आपने एक पोलराइड यूज़ किया, एक यहाँ पे आपके पास पोलराइड है। जैसे ही लाइट यहाँ से पास होगी, ये मेरे पास अनपोलराइज लाइट थी जो हमने यूज़ की, अनपोलराइज लाइट। जैसे इस पोलराइड में से पास हुई और लाइट यहाँ पे आई तो ये पोलराइज्ड हो गई, लाइट एक प्लेन में आ गई। जैसे आप मार्केट में पोलराइज ग्लासेस मिलते हैं, वो यूज़ करते हैं, वो ग्लासेस जो है वो इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। पहला फीचर ये है पोलराइजेशन का कि जब भी आप अनपोलराइज लाइट यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी जो है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास A² थी। जब ये लाइट पोलराइज हो जाएगी, पोलराइज अनपोलराइज लाइट जब भी पोलराइज हो जाती है
तो याद रखिएगा कि लाइट की इंटेंसिटी ऑफ हो जाती है, ये आपके पास आ जाएगी a²/2। मैं अगेन ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि अनपोलराइज लाइट जैसे ही पोलराइज होती है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आप लिख भी लें कि इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी किस केस में, जब लाइट पोलराइज होती है। इसके कई तरह के एमसीक्यूज आप खुद बना लें। जैसे मैं कहता हूँ शुरू में a² थी इंटेंसिटी, पोलराइज होने के बाद कितनी होगी, a²/2 हाफ हो जाती है। अनपोलराइज लाइट जैसे ही पोलराइज होती है तो इंटेंसिटी ऑफ हो जाती है। उसके बाद देखें यहाँ पे आप यूज़ करते हैं इससे रिलेटेड दो और आपके पास चीज़ें। अगर मैं कहता हूँ कि इसी पोलराइज को हमने इस तरह से रखा कि ये आपके पास एक पोलराइड है, दूसरे पोलराइड को हमने परपेंडिकुलर रखने की बजाय इस तरह से रख दिया ये। अब ये आपके पास जो लाइट की रे है यहाँ पे भी अनपोलराइज थी, अनपोलराइज्ड, और यहाँ पे भी लाइट आपके पास अनपोलराइज्ड ही है। इसका मतलब क्या है कि आप ये इस चीज़ का प्रूव है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइजेशन करती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं वो पोलराइजेशन नहीं करेंगी। देखो पोलराइड इसने आपने आमने सामने रखा तो पोलराइजेशन हो गई, जैसे ही आपने इसको इसके परपेंडिकुलर रखा तो पोलराइजेशन नहीं हुई। ये इस चीज़ का प्रूव है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो ही पोलराइजेशन को शो करती हैं, उसके अलावा कोई भी रेस पोलराइजेशन को शो नहीं करती, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करती। अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ने कभी भी पोलराइजेशन नहीं करवानी थी। उसके बाद एक इसमें हम लॉ यूज़ करते हैं, एक रिलेशन है कि लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जो भी लाइट की इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस रिलेशन को आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड कई बार ई-कैट में एमसीक्यू आए कि जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी रेशो लेता हूँ तो उसकी रेशो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। मतलब सपोज करो कि मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इंटेंसिटीज की जो रेशो है, इंटेंसिटीज रेशो ऑफ लाइट इज 1:4। ये आपको डाटा गिवन है कि लाइट की इंटेंसिटीज की ये रेशो है, आपने इसका एम्पलीट्यूड रेशो निकालनी है। एम्पलीट्यूड रेशो मतलब आपको इंटेंसिटीज रेशो गिवन है, आपने एम्पलीट्यूड रेशो निकालनी। तो फार्मूला ये है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो सॉल्व किस तरह से करोगे, ये आपके पास आएगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर। अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी I1/I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो I1/I2 की वैल्यू आपके पास 1:4 मीन्स के 1/4 इज इक्वल टू A1/A2 A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर। ये आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 1:2। इसका मतलब आपको अगर इंटेंसिटीज रेशो का पता आप एम्पलीट्यूड रेशो निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड रेशो का पता आप इंटेंसिटी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में इसका एक जो हम लॉ यूज़ करते हैं, कभी भी आपके पास अनपोलराइज लाइट है, एक इसका फॉर्मूला आप इस तरह से भी यूज़ करते हैं, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला जो है ये यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली इस फार्मूले की हेल्प से। मैं अगर इससे रिलेटेड एक लास्ट आपको एमसीक्यू खुद से सॉल्व करने के लिए दूँ, यकीन आप लोग इसे कर सकते हैं। मैं अगर एक सिंपली यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप अगर इस तरह से कर लें कि आपके पास जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 3/4 है, एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी फॉर अनपोलराइज लाइट। ये फार्मूला के मुताबिक आपको इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है और आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, उसी फार्मूला में आपने लगानी है वैल्यू। I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। I की जगह पे आपने लिख दिया 3I0/4 इज इक्वल टू I0 और ये आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा। ये I0 से कैंसिल आउट
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। सॉल्व करोगे इसको तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये होगा इस केस में कि कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। थीटा निकालना है तो इधर आके वैल्यूज को आप इन्वर्स कर दें स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि 3 तरीके हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी फार्मूला है। अनपोलराइज के लिए ये फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाती है। ये सब चीज़ें याद रखनी है जो आज के लेक्चर में मैंने आप बच्चों को करवाई चैप्टर 9 की। लास्ट में ब्रैग्स इक्वेशन जस्ट एक दफ़ा उसको याद रख लीजिएगा, वो अप्लाई तो करना सबको ही आती है। ब्रैग्स इक्वेशन जो आपके पास लास्ट में है, ब्रैग्स इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये भी डिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। इसमें सिर्फ इसमें और आम डिफ्रैक्शन में ये फ़र्क है, इसमें 2d आ जाता है। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा या m लैम्डा। n यूज़ कर लें m यूज़ कर लें से फ़र्क नहीं पड़ता। इसी क्वेश्चन में और दूसरी डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन में यही फ़र्क है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 नहीं आ रहा था। तो बेटे ये आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे रिलेटेड मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और पास पेपर के MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो मैंने आप बच्चों से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैक्सिमम जो रेलेवेंट नॉलेज है वो गेन करेंगे और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।